अभिषेक कुमार यादव और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भूगोल क्लास 12 जियोग्राफी चैप्टर 1 का नाम क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझेंगे मानव भूगोल के बारे में और मानव भूगोल का प्रकृति के साथ क्या संबंध है और विषयों के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला भूगोल क्या होता है या भूगोल किसे कहते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है। आप लोग जियोग्राफी का स्टूडेंट हैं तो आपसे कोई भी पूछ सकता है इस टाइप का प्रश्न कि भूगोल बताओ बच्चा, भूगोल क्या होता है, भूगोल किसे कहते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं, भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, भूगोल आर्ट्स सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के रूप एवं उसके प्राकृतिक संसाधन, भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के रूप और उसके प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब पहाड़, सागर, नदी, तालाब, ये सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। इन सबों का संबंध किससे है, भूगोल से, समझ गए ना। भूगोल का संबंध किससे है, प्रकृति या पृथ्वी पे मौजूद वे सारे सब प्राकृतिक संसाधनों से भूगोल का संबंध है। आपसे कोई भी भूगोल का परिभाषा पूछेगा तो आप सभी बता दीजिएगा, ठीक है। भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के रूप और उसके प्राकृतिक संसाधन जैसे पहाड़, सागर, नदी, तालाब और इन सब से मानव का संबंध कैसे होता है, इसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। आगे ध्यान रखिएगा, नोट में एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक। जब हम लोग भूगोल को पढ़ते हैं तो भूगोल क्या हो सकता है बच्चा, समाकलनात्मक कहने का मतलब कि यहाँ पे सभी को एक साथ मिलाकर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सबको एक साथ एक समान पढ़ते हैं। अनुभाविक एवं व्यवहारिक, अब अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करते हैं उसका अध्ययन हम लोग भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। भूगोल मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। भूगोल की शाखाएं कितनी है, दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं भौतिक भूगोल पे। ये भौतिक भूगोल है क्या, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, भौतिक पर्यावरण के। स्क्रीन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण क्या होता है, समझ गए ना। तो जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिक पर्यावरण को देखते हैं उसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। जैसे भौतिक आकृति, मृदा, जलवायु, ये सभी क्या है बच्चों, भौतिक पर्यावरण, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं, सेकंड है मानव भूगोल। क्या है बच्चों, मानव भूगोल। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव के गुणों का अध्ययन करते हैं, मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसे बच्चों मानव भूगोल कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे गृह, जैसे घर, सड़क, नगर, रेल मार्ग का जाल, उद्योग, कृषि, व्यापार, ये सारे घटनाओं का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, मानव भूगोल कहते हैं। भूगोल की कितनी शाखा है, दो, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। दोनों को समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एक नोट पॉइंट बढ़िया से, मानव भूगोल का उद्भव, मानव भूगोल का उद्भव पता है कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में माना जाता है। मानव भूगोल का उद्भव कब से माना जाता है बच्चों, 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और याद रखिएगा, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किनको कहा गया है, फ्रेडरिक रैटजेल। पिक्चर में देख सकते हैं कैसे दिखते हैं फ्रेडरिक रैटजेल, ठीक है ना। आपको टोटल स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, बढ़िया से आप लोग समझिएगा बस। तो बच्चों आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, फ्रेडरिक रैटजेल,
जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये कहाँ के भूगोल जियोग्राफिकल मैन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता जर्मनी के थे, सॉरी भूगोलवेत्ता कहाँ के थे? जर्मनी के थे, फ्रेडरिक रैटजेल। याद रखिएगा। रैटजेल क्या करते हैं? रैटजेल पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। वह पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक थे और उनके पुस्तक का नाम था क्या? उनके पुस्तक का नाम था एंथ्रोपो जियोग्राफी। देख सकते हैं यही पुस्तक था, वो एंथ्रोपो जियोग्राफी, ठीक है ना। फ्रेडरिक रैटजेल का पुस्तक था एंथ्रोपो जियोग्राफी। फ्रेडरिक रैटजेल के शिष्या का नाम कुमारी एलन सैम्पल। कुमारी एलन सैम्पल कौन थी बच्चों? फ्रेडरिक रैटजेल के शिष्या थे, समझ गए ना। जैसे आप लोग जितने बच्चे हमसे पढ़ते सब अवसर सर के शिष्या हुई ना, उसी तरह से कुमारी एलन सैम्पल किसकी शिष्या थी? फ्रेडरिक रैटजेल, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति की बात करते हैं तो उनका पहला प्रकृति हो जाएगा मानव का प्राकृतिकरण। ये मानव का प्राकृतिकरण क्या है बच्चों? इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मानव का प्राकृतिकरण, तो बच्चों इसका तात्पर्य, मानव के प्राकृतिकरण का तात्पर्य मानव अपने जीवन में प्रकृति के अनुसार बदलता है। मानव के प्राकृतिकरण का तात्पर्य क्या है? मानव अपने जीवन में प्रकृति के अनुसार बदलता है। पहले जब प्रौद्योगिकी बहुत कम थे और समाज का विकास आदिम अवस्था में था, तब मानव प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था बच्चों। पहले प्रौद्योगिकी बहुत कम थे, समझ गए ना, और जैसा प्रकृति था उसके अनुसार से मानव अपना जीवन व्यतीत करता था। जैसे आदि मानव प्रकृति की बातें सुनता था, प्राकृतिक से बातें करता था, उसकी बातों को सुनता था, साथ ही प्रकृति की प्रचंडता से डरता भी था, समझ गए ना। आदि मानव जो है प्रकृति की बातें सुनता था और प्रकृति के प्रचंडता से डरता था, साथ ही प्रकृति की पूजा भी करता था, समझिए ना। आदि मानव जो है प्रकृति की पूजा भी करता था। जैसे आप लोग देख सकते हैं खेत खलिहान हरे मैदान, समझिए ना, और फसल की जब उगाई वगैरह होता था तो भगवान की आराधना करते थे, उपासना करते थे जल बरसाने के लिए, सब प्रकृति की पूजा करते थे, समझिए ना। आदि मानव आज भी करना चाहिए बच्चों, हम लोग को आज प्रकृति की पूजा करना चाहिए, समझिए ना। और प्रकृति की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, समझिए ना। ध्यान दीजिए आगे, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। एक नोट में याद रखिएगा, प्राकृतिक और मानव अविभाज्य तत्व है, समझिए ना, अविभाज्य तत्व है। अगला दूसरा क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति का पहला क्या था बच्चों? मानव का प्राकृतिकरण। सेकंड है प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण ये क्या है हम बताएंगे तब ना समझ में आएगा, तो सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य प्रकृति पर मानव के सुविधा अनुसार नियंत्रण। देखिए, प्रकृति के मानवीकरण का तात्पर्य क्या? प्रकृति पर मानव की सुविधा अनुसार नियंत्रण। जैसे प्रकृति से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं और उससे हमको क्या लाभ हो रहा है, समझिए ना। जैसे पेड़ों की कटाई वगैरह करके पलंग वगैरह बनाते हैं ना, जब पलंग बनाते हैं, पलंग पे सोते हैं, चौकी पे सोते हैं, तो ये सब क्या हम अपने सुविधा के अनुसार प्रकृति का यूज कर रहे हैं, करते हैं ना। प्रकृति का मानवीकरण मुख्यतः उच्च स्तर के प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव हो पाता है। जैसे देखिए बाबू, प्रकृति का मानवीकरण मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, बिना प्रौद्योगिकी के संभव नहीं हो पाएगा, तो प्रौद्योगिकी चाहिए। जैसे तेज गर्मी में मानव एसी और कूलर का प्रयोग करता है। प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? तेज गर्मी में मानव देखिए एसी और कूलर का प्रयोग करता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। आखिर तेज गर्मी हो क्यों रहा है? पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। अपने घर के अगल बगल में कम से कम 50 से 60 पेड़ सब व्यक्ति लगाइए। आप लोग एसी फ्रिज का जरूरत पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ना ही एसी है, फ्रिज है, झूठ नहीं बोलेंगे, एसी नहीं है ना, कभी लगाएंगे, क्योंकि हम पेड़ लगाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और हम अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं। तो आप लोग भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाइए, समझ गए ना। चलिए, प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रौद्योगिकी है क्या? लोगों और पर्यावरण के बीच
लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी क्या हुआ? लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरणीय बंदिशों को काम करते हैं। पर्यावरणीय संबंधी जितने भी कार्य रहते हैं उस पर फोकस करवाते हैं कौन? प्रौद्योगिकी। समझ गए ना? प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप लोग पर्यावरण में मौजूद जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसको अपना सुविधा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का ही देन है सब। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। मानव भूगोल की विचारधारा। तो मानव भूगोल की कुछ विचारधारा है बउआ, और एक दो विचारधारा आज पढ़ेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे बउआ। तो पहला विचारधारा क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो सुनिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा है जो यह मानती है कि इंसान अपने भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता। पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा यह मानती है कि इंसान अपने भौतिक पर्यावरण में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। इसके अनुसार जो भी कुछ इंसान के शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं वे सभी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी इंसान का व्यवहार, सोच, जीवन शैली पूरी तरह से इंसान पर निर्भर करता है। पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है बुआ? इंसान पर निर्भर करता है। ये सब प्रकृति के ही देन है। इसके प्रतिपादक किसने ऐसा बताया? फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट। निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य के हर काम को पर्यावरणीय नियंत्रित करता है। निश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य के जितना भी काम है सबको कौन निर्धारित करता है बउआ? पर्यावरण निर्धारित करता है। निश्चयवाद विचारधारा मानव के प्राकृतिकरण से उत्पन्न होता है। और निश्चयवाद का जो विचारधारा वह किससे उत्पन्न होता है? मानव के प्राकृतिकरण से उत्पन्न होता है। सेकंड क्या है बच्चों? संभववाद। ये संभववाद क्या है? इसको पढ़ लेते हैं आज, इसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। संभववाद विचारधारा, इसके अंतर्गत मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रौद्योगिकी पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संभव बनाता है। संभववादी विचारधारा क्या है? देखिए, प्रकृति में जितने भी संसाधन है उसको प्रौद्योगिकी में ले जाता है और अपने उपयोगी हेतु संभव बनाता है। वही संभववाद विचारधारा है। और क्या समझे है? नहीं समझे है? आप फिर से समझिए। देखिए, इसमें मानव क्या करता है कि पर्यावरण में मौजूद संसाधन लाता है और प्रौद्योगिकी में ले जाता है और अपने आवश्यकता अनुसार उसको तैयार करता है। ठीक है ना? संभववादी विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? कोई भी पूछ देगा बउआ, क्या बताइएगा? हम बताएंगे, वही बताइएगा। समझ गए ना? सही बताएंगे। तो सुनिए, संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेब्रे अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में सन 1925 में की थी। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में सन 1925 में की थी लुसियन फेब्रे। संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने। कब किया था? 1925 में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था लुसियन फेब्रे। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों करते हैं आज का क्लास समाप्त। जय जय बजरंगबली। मिलते हैं अगले क्लास में।